हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप कुमार गर्ग। और आज हम डिस्कस करेंगे लीगल हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में एक्चुअली क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि आज का जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, प्रेजेंट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, वो किस तरह से डेवलप हुआ है, क्या क्या चेंजेस उसमें पहले से आए हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा कि पहले हमारे यहाँ पर ये जो जुडिशियल सिस्टम आज है, ये जो अदालत सिस्टम आज है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले हमारे यहाँ पर होता था हिंदू लॉ। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ में एक शब्द है धर्म। तो धर्म में जितनी चीजें आती हैं जो हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें धर्म में आती थी। ठीक है, तो धर्म जो है, धर्म का ही एक हिस्सा था लॉ या विधि। हिंदी में लॉ को कहते हैं विधि। तो विधि कोई अलग चीज नहीं थी, विधि धर्म का ही एक हिस्सा थी। ज्यादातर जो लोग थे वो क्योंकि भगवान से डरते थे, इसीलिए लॉ को मानने वाले थे। ठीक है, किसी से कोई वादा कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो अपने आप पूरा करते थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर हमने किसी से कोई उधार ले लिया तो हमें चुका कर जाना चाहिए, नहीं तो बाद में वो ऊपर चुकाना पड़ेगा। तो और राजा जो होता था वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता था। इसके बाद क्या हुआ कि जब मुगल यहां पर आ गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदू लॉ की जगह किसने ले ली? मुस्लिम लॉ ने। और हिंदू लॉ की जगह मुस्लिम लॉ अप्लाई यहां पर होने लगा। लेकिन कई जगह ऐसा था, कई शासक ऐसे थे जो कि पर्सनल लॉज के मामले में हिंदुओं को ये मौका देते थे कि हिंदुओं के मामले में हिंदू लॉ अप्लाई होगा। इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो आज की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 31 दिसंबर 1600 से। 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, एक चार्टर पास हुआ जिसको कहते हैं चार्टर ऑफ 1600। 1600 का चार्टर क्या था? 1600 का चार्टर वो अब समझने की कोशिश करेंगे। समुद्री यात्राएं जो हैं वो होने लगी थी, और जो व्यापारी हैं, एरोप्लेन तो थे नहीं, अब जो व्यापारी हैं वो समुद्र के रास्ते आते थे। इंडिया की खोज हो चुकी थी, इंडिया में बहुत सारे लोग आ चुके थे, और यहां से वो मसाले, चाय, ये सारी चीजें ले जाते थे और वो वहां पर बेचते थे और वहां की चीजें यहां पर लाते थे। धीरे धीरे उनको काफी पैसा वो कमाने लगे, काफी प्रॉफिट होने लगा। ये बात इंग्लैंड के जो बड़े घराने थे, बड़े व्यापारी थे, जब ये बात उन तक पहुंची तो वो अपना प्रपोजल लेकर इंग्लैंड की महारानी के पास गए और वहां पर उन्होंने अपना प्रपोजल उनको समझाया, जो कि उनकी समझ में आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक चार्टर पास किया, चार्टर ऑफ 1600 जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या था ऐसा उस चार्टर में। उस चार्टर में क्या था कि कंपनी को मोनोपोली दे दी गई, मतलब कि एक अधिकार दे दिया गया। हिंदी में इसको कहते हैं एकाधिकार। मतलब कि जो बहुत सारे लोग, जो छोटे, जिसका मन करता वही यहां बिजनेस करने के लिए आ जाता, उन सबको बैन कर दिया गया। और उनकी जगह जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को। एक कंपनी क्या नाम था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो हुआ था, बनी जो थी, वो किस लिए बनी थी? बिजनेस करने के लिए बनी थी। लेकिन बाद में सारी ऐसी कुछ चीजें हुई जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कंपनी यहां की रूलर बन गई, कंपनी के कोर्ट यहां एस्टेब्लिश हो गए और कंपनी ने कई सौ साल तक यहां पर शासन किया। तो सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे केवल चार्टर ऑफ 1600 पर। क्या था चार्टर ऑफ 1600? चार्टर ऑफ 1600 जो था, 1600 का जो चार्टर था, उसमें कंपनी को 15 साल के लिए लाइसेंस दिया गया। कंपनी को 15 साल के लिए लाइसेंस दिया गया, और इसके साथ ये शर्त थी कि अगर आपका जो काम है उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई प्रॉफिट नहीं आता है, तो 2 साल का प्रायर नोटिस हम आपको देंगे और अपना जो काम है वो आपको बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए कंपनी को मोनोपोली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दे दी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? टैक्स का फायदा होगा ना। टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी, या कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरह समझाया कि आप हमें एकाधिकार दे दीजिए, उसके बदले में जो भी टैक्स आएगा, जो मतलब हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपको देंगे। तो ये शर्त लगा दी गई कि अगर 15 साल तक देखा जाएगा,
पहले तो हम 15 साल तक के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन बीच में अगर ऐसा लगा कि आपका जो बिजनेस है उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो 2 साल का प्रायर नोटिस देकर आपके बिजनेस को कंपनी कभी, गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कभी भी बंद करा सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डायरेक्टर, एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर अपॉइंट किए गए जो कि कंपनी का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1609 तक क्या हुआ कि कंपनी का जो काम था, कंपनी ने इंडिया में धीरे धीरे कंपनी अपना काम एस्टेब्लिश करने लगी। सूरत में अपनी फैक्ट्री बना ली कंपनी ने, और कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट कमाने लगी। तो यहां पर जो 15 ईयर की जो लिमिट थी वो हटा दी गई, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शर्त ये कर दी गई कि 3 साल का प्रायर नोटिस देकर कभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आपके व्यापार को बंद करा सकती है। इसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट था, पहली जो फैक्ट्री थी वो कंपनी ने कहां लगाई थी, सूरत में लगाई थी। सूरत में क्यों लगाई थी, क्योंकि जितना भी बिजनेस था वो सारा पोर्ट के द्वारा, मतलब कि बंदरगाह के द्वारा होता था, पानी के जहाजों द्वारा होता था, और सूरत उस समय प्रमुख बंदरगाह था और बिजनेस का सेंटर था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि सूरत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और भी बहुत सारे लोग थे जिनके अपने अपने इंटरेस्ट थे और वो भी बिजनेस कर रहे थे। लेकिन 1612 तक कंपनी ने बाकी सबको वहां से हटा दिया। लेकिन इसके बाद कंपनी को एक समस्या और आने लगी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी अंग्रेज थे ज्यादातर स्टार्टिंग में, वो यहां चलता था मोमडन लॉ, और जो सूरत था वो जहांगीर जो मुगल सम्राट थे उनके अंडर में आता था। तो कंपनी के सामने दिक्कत यह आने लगी कि कंपनी के जो लोग हैं वो जानते हैं इंग्लिश लॉ, और यहां चलता है मोमडन लॉ। तो इसके लिए और भी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम थी। इसके लिए सर थॉमस रॉ को 1615 में इंग्लैंड से आगरा भेजा गया। आगरा मुगल सम्राट जो जहांगीर हैं उनके वहां पर वो गए और उन्होंने अपने प्रपोजल रखे कि हमको थोड़ी ये आपसे फेवर चाहिए, अगर आप ये परमिशन हमें कर देंगे तो हमें बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। तो जो मुगल सम्राट थे उन्होंने क्या क्या डायरेक्शन दिए, उन्होंने कहा कि इनको इनके धर्म के हिसाब से रहने की अनुमति दी जाए, और अगर किसी अंग्रेज और अंग्रेज के बीच में झगड़ा होता है तो वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से निपटाया जाएगा। अगर किसी अंग्रेज और इंडियन के बीच में झगड़ा होता है तब इंडियन लॉ, मतलब कि मुस्लिम लॉ वहां पर अप्लाई होगा। इसके अलावा काजी और मुफ्ती जो वहां के लोकल जो ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनको ये डायरेक्शन दिए गए कि आप इनके साथ कर्टेसी, सहानुभूति के साथ आप इनके साथ पेश आएंगे। तो यहां लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अब तक जो हमने देखा 1600 से और 1615 तक क्या हुआ, इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंपनी को जो कर्मचारी थे उनको कंट्रोल में करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की पावर भी मिली। और वो पावर कौन सी थी, वो पावर थी इंग्लिश लॉ की पावर थी, और अप्लाई कहां होने लगी, इंडिया में। मतलब इंग्लिश लॉ इंडिया में अप्लाई होने लगा। अगर हम यहां पर देखें कि अगर किसी अंग्रेज और अंग्रेज के बीच में झगड़ा होगा तो वो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इंग्लिश लॉ। इंडिया में इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा। मतलब लॉ कहां का है, इंग्लैंड का, लेकिन अप्लाई कहां पर हो रहा है, इंडिया में। तो यही से स्टार्टिंग होती है कि जो अंग्रेजी लॉ है, इंग्लिश लॉ है, वो इंडिया में जो आया, अपनी पैठ उसने बनाई, तो वो यहीं से स्टार्टिंग होती है। धीरे धीरे और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से इंग्लिश लॉ यहां कब्जा करने लगा और मोमडन लॉ धीरे धीरे मोमडन लॉ जो है वो समाप्त होने लगा। तो फुल लेक्चर के लिए आप विजिट कर सकते हैं studykhazana.com पर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं skgllm@gmail.com पर। मैं रिपीट कर देता हूं, skgllm@gmail.com। इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।